जापान का जबरदस्त विकास हुआ। इसके अलावा जापान दूसरे विश्व युद्ध के परमाणु हमले को भूलकर आगे बढ़ गया, अमेरिका से हाथ मिलाया और आज के दुश्मन चीन को समंदर से खदेड़ने का प्लान तैयार किया। जब मिले चार यार, ड्रैगन बार बार घबराए। शिंजो ने भारत को क्वाड में बुलाया, शिंजो ने ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कराया, शिंजो ने यूएसए को भी क्वाड का विजन बताया। यही शिंजो आबे थे जिनकी वजह से आज चीन समंदर में घुसपैठ से घबराता है, क्योंकि क्वाड इतना मजबूत संगठन बन चुका है जिसने चीन के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। इसलिए चीन शिंजो आबे से इतना चिढ़ने लगा था, क्योंकि शिंजो आबे अपने दौर में कूटनीतिक तौर पर एक मजबूत शख्सियत बनकर उभरे थे। वो संबंध साधने की कला में माहिर थे। तभी अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट ने कहा था कि शिंजो आबे को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। And I've done a job. In fact, I think I can say this. Prime Minister Abe of Japan gave me the most beautiful copy of a letter that he sent to the people who give out a thing called the Nobel Prize. He said, I have nominated you, or respectfully on behalf of Japan, I am asking them to give you the Nobel Peace Prize. न सिर्फ अमेरिका बल्कि हर उस देश से आबे के अच्छे संबंध रहे जो जापान की तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाया करता था। लेकिन भारत के लिए खुद शिंजो आबे आगे बढ़े। अपने कार्यकाल में शिंजो बार बार भारत आए। खास तौर से पीएम मोदी से उनकी केमिस्ट्री लाजवाब थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे को गुजरात भी घुमाया और काशी में गंगा आरती भी दिखाई थी। इस दौर में भारत और जापान के बीच कारोबारी दोस्ती खूब बढ़ी। भारत जापान के संबंधों में प्रगति जापान की काइजन फिलॉसफी की तरह असीम है। प्रधानमंत्री आबे के साथ मिलकर इन संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। शिंजो आबे की दो जो सबसे ज्यादा खास बात है, पहली बात तो ये कि इंटरनल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म और फिर उसके बाद सुरक्षा से जुड़े हुए जो रिफॉर्म्स थे उनको इंट्रोड्यूस करना, उनको आगे ले जाना, फिर उसके अलावा क्वाड का गठन। ये दो चीजें उनके जिसके अंदर कन्विंस करना, सभी देशों को जोड़ना और फिर उसका एक अलायंस पार्टनर बनाने, उसके जो उसका समर्थक जिन देशों के साथ मिलकर ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में काम करेंगे। भारत जापान के संबंधों में प्रगति जापान की काइजन फिलॉसफी की तरह असीम है। पीएम आबे के साथ मिलकर इस संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। यही शिंजो आबे की शख्सियत थी। बेहद शांत, सौम्य और दिल जीतने का हुनर रखने वाले। एक तरफ वो चीन को करारा जवाब देने का दम रखते थे, दूसरी तरफ रूस और अमेरिका को एक साथ साध रहे थे। इसके अलावा कारोबार के तौर पर जापान को काफी आगे बढ़ाया। शिंजो के व्यक्तित्व की वजह से उन्हें ग्रैंड वेलकम दिया जाता था। जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहाँ की संसद को संबोधित किया था। शिंजो की वो खास बात जिसकी वजह से वो जापान की सबसे अहम राजनीतिक शख्सियत बने। शिंजो जैसी शख्सियत कभी भुलाई नहीं जा सकती, वो यादगार बन जाती है। उन्हें दोस्त तो भूल ही नहीं सकते और दुश्मन भी उनके जलवे को याद रखते हैं। खासतौर से चीन के लिए वो हर एक ऐसी दीवार थे जिसे फांदना ड्रैगन के लिए नामुमकिन रहा। यही वजह रही क्वाड में शिंजो के विजन से चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगी रही। टीम न्यूज नेशन। सामरिक मोर्चे पर शिंजो आबे और भारत का रिश्ता सिर्फ क्वाड जैसे गठबंधनों और संयुक्त युद्धाभ्यासों तक सीमित नहीं था, बल्कि जब जब भारत के सामने कोई सामरिक चुनौती आई तब तक भारत के साथ एक दोस्त हमेशा खड़ा रहा जिसका नाम था शिंजो आबे। सुरक्षा, स्वतंत्रता और संप्रभुता, यही है वो फिलॉसफी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे हमेशा विश्वास करते रहे। स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए हिमालय की तरह अटल रहे। भारत और जापान दोनों ही देशों ने खुलकर चीन के विस्तारवाद का विरोध किया है, चाहे फिर वो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या फिर जमीन पर चीन के इरादों को टक्कर देना।
न कभी मोदी रुके और न कभी शिंजो आबे पीछे हटे। और ऐसा ही एक मौका था डोकलाम। जून 2017 में चीनी फौज ने डोकलाम पठार में सड़क बनाने का काम शुरू किया था। क्योंकि डोकलाम का पठार भूटान का हिस्सा है, तो ये कदम भूटान की सीमाओं का उल्लंघन माना गया और अपने पुराने दोस्त भूटान की मदद के लिए इंडियन आर्मी ने फौरन एक्शन लिया। 18 जून 2017 को भारतीय सेना के 270 जवानों ने चीनी फौजियों की आंखों में आंखें डालकर इस नापाक एक्शन को रोक दिया। भारतीय सेना के पहुंचने के बाद चीनी फौज अपनी कार्रवाई नहीं कर पाई और दोनों फौज के बीच टेंशन बढ़ गई थी। चीन जैसी सुपर पावर से इस तनातनी पर दुनिया की कई बड़ी ताकतें या तो खामोश रहीं या फिर बहुत संतुलित बयान देती नजर आईं। लेकिन भारत के मित्र शिंजो आबे ने बीजिंग की दादागिरी की रत्ती भर भी परवाह नहीं की और खुलकर बयान दिया। किसी भी देश से क्षेत्रीय विवाद को एक तरफा कदम उठाकर बदलने की कोशिशों का हम खंडन करते हैं। शिंजो आबे के इस बयान से बीजिंग तक खलबली मच गई थी, क्योंकि जिनपिंग ने ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह जापान डोकलाम विवाद पर खुलकर बयान देगा। लेकिन शिंजो आबे ने वही किया जो सही था और बतौर प्रधानमंत्री वो कभी भी भारत का साथ देने से नहीं चूके। चीन को जवाब देने के लिए सेना ने मिरर स्ट्रेटजी अपनाई, यानी चीन की हर तैनाती के जवाब में उतनी ही दमदार तैनाती। इस तनातनी के दौरान भी शिंजो आबे ही जापान के पीएम थे और डोकलाम की ही तरह गलवान पर भी जापान के विदेश मंत्रालय से सख्त बयान आया, जिसमें कहा गया LAC पर शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिशों के लिए हम भारत सरकार की सराहना करते हैं। जापान चाहता है कि इस तनातनी का शांतिपूर्ण समाधान निकले। साथ ही जापान ऐसे एक तरफा कदमों का विरोध करता है जो LAC के स्टेटस को बदलने की कोशिशें हैं। शिंजो आबे ने कभी परवाह नहीं की। सामने सुपर पावर चीन की लाल फौज है, बयानों का निशाने पर जिनपिंग जैसा नेता है। शिंजो आबे के लिए भारत एक ऐसा साथी था जो सुरक्षा, स्वतंत्रता और संप्रभुता में उनके विचारों का समर्थन करता था। टीम न्यूज नेशन। एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन वापस लौटेंगे। रूस के विध्वंसक हथियारों के प्रहार से डोनबास का एक किला ध्वस्त हो गया। लुहांस्क में रूस के विनाशक हथियारों ने ऐसा कोहराम मचाया कि शहर वीरान हो गए। यूक्रेन की सेना को भागना पड़ गया। यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो के हथियारों से रूस को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुतिन के इन हथियारों की विनाश लीला के सामने वो भी राख में मिल गए। रूस ने लुहांस्क को जीतने के लिए आसमानी हमलों के साथ साथ जमीनी हमले भी किए, जिसमें उसने उतार रखा था अपना घातक थर्मोबैरिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर TOS-1 बुराटिनो। रूस के इस महाविनाशक हथियार TOS का मतलब रूसी भाषा में तेज आग की लपटें फेंकना होता है और नाम के मुताबिक ही ये ऐसी आग उगलता है कि जर्रा जर्रा भस्म हो जाता है। TOS-1 बुराटिनो की एक यूनिट में 24 रॉकेट लॉन्चर फिट होते हैं, जो हर 15 सेकंड में 30 रॉकेट फायर कर सकता है। ये 500 से 3500 मीटर तक तबाही मचा सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर तक है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करता है। क्योंकि रूस ने खुले तौर पर अमेरिका और नाटो को चेतावनी दे दी है कि अगर उसने रूस के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो विनाशक जंग छिड़ जाएगी, परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा
और अमेरिका को उसके पड़ोस में घेर कर उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। पुतिन ने जिस तरह अमेरिका और नाटो के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार किया है, उससे अमेरिका और नाटो भी सहमा है, क्योंकि रूस के साथ चीन और ईरान भी इस घमासान में शामिल हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि छोटी चिंगारी भी किसी भी वक्त तीसरा विश्व युद्ध भड़का सकती है। टीम न्यूज नेशन। रूस के पास है ऐसे विध्वंसक हथियारों का जखीरा जो समंदर से आसमान तक मचा सकते हैं सर्वनाश। दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं जहां पुतिन के विनाशक हथियारों की नजर से दुश्मन बच सकता है। इसलिए अब पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ बनाया है ऐसा चक्रव्यूह जिससे अमेरिका को उसके घर में घुसकर मारेगा रूस। अमेरिका पर पुतिन करेंगे ऐसा प्रहार कि समंदर से लेकर आसमान तक उसकी धरती पर सर्वनाश मच जाएगा। रूस ने अमेरिका को 3 तरफ से घेरने का प्लान बनाया है और यह कितना घातक है इस नक्शे के जरिए आप समझ सकते हैं। अमेरिका के एक तरफ है नॉर्थ अटलांटिक महासागर जहां से रूस ने अमेरिका की घेराबंदी शुरू की है, तो दूसरी तरफ उसने कैरिबियन सी में वेनेजुएला और निकारागुआ को अमेरिका के खिलाफ तैयार कर लिया है। वहीं तीसरा हिस्सा है नॉर्थ पैसिफिक महासागर का। यहाँ भी रूस ने बेरिंग सी की तरफ से अपनी पैसिफिक फ्लीट को एक्टिव करके अमेरिका के पश्चिमी हिस्से को दहलाने की तैयारी कर ली। रूस का यह प्लान कितना विनाशक है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नॉर्थ अटलांटिक सी में उसने अमेरिका को दहलाने के लिए 5 परमाणु सबमरीन को मिसाइलों से लैस करके उतार रखा है।